हाँ जी बच्चों, देखो हमने ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 मेथड की बात करी। 3 मेथड्स होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एक होता है फुल अलॉटमेंट, फुल रिजेक्शन, पार्शियल अलॉटमेंट जिसको प्रो राटा के नाम से जानते हो। इसमें एप्लीकेशन एक्सेस जो भी आता है, मतलब जो भी रिजेक्शंस होती है सबके पैसे रिफंड करते हैं, या रिजेक्शंस नहीं होती सबको प्रो राटा या पार्शियल बेसिस पे शेयर अलॉट होता है। इसलिए क्या करते हैं, जो एक्सेस मनी होता है वो हम किस पे एडजस्ट कर लेते हैं, एक्सेस मनी हम एडजस्ट करते हैं ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पर क्या होगा, मेथड नंबर 3, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब बच्चे, कुछ को हम शेयर कैसे दे रहे हैं, कुछ को हम दे रहे हैं फुल बेसिस पे। मेथड नंबर थर्ड, this is combination of first and second। मतलब कुछ को फुल अलॉटमेंट हो रही है, कुछ को तो हमने फुल अलॉटमेंट दिया, फुल अलॉटमेंट बेसिस पे हमने सारे शेयर्स दे दिए, और कुछ ऐसे हैं जिसको हमने पार्शियल का मतलब होता है बच्चे, जितने आपने अप्लाई किए थे उसके कंपैरेटिव अलॉटमेंट जो उसके अगेंस्ट अलॉटमेंट हुई है वो कम नंबर ऑफ शेयर्स में हो रही है। जबकि फुल में क्या होता है, एग्जैक्ट जितना आप अप्लाई करते हो उतने ही शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। और थर्ड होती है आपकी रिजेक्शन कैटेगरी। अभी तक हमने जो सीखा था वो या तो पार्शियल था या रिजेक्शन था या फुल था, मतलब या तो ये वाला दोनों का कॉम्बो चल रहा था या फिर पार्शियल चल रहा था। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें तीनों मिक्स होते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्यादातर एग्जाम में आपने 12th में पढ़ा हो तो ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते थे जिसमें आप प्रो राटा बेसिस करते थे, और प्रो राटा के वो वर्किंग नोट्स भी बनाते थे। अभी मैं प्रो राटा में वर्किंग नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल अलॉटमेंट्स की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल वो टेबल बनानी सिखा रहा हूँ कि वो टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, कि वो जो एक्सेस मनी होता है उसका कैसे यूटिलाइज करते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, वो क्वेश्चन देखो बच्चे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज XYZ Limited issued for public subscription 40,000 shares of ₹10 each, payable as ₹2 on application, ₹2 on application, 5 on allotment, जो 5 allotment पे है, और दिस इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम ध्यान रखना, इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम है, इसमें ₹2 प्रीमियम भी है। दैट मीन्स अलॉटमेंट कितने का है, 3 + 2 का है। और बैलेंस ऑन कॉल का मतलब बाकी जो पैसे बचे वो कॉल पर हो गए, तो इसका मतलब है एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3 + 2, तो ₹5 रिमेनिंग है, दिस इज फॉर कॉल। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 56,000 शेयर, 56,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, और कंपनी ने जो अलॉटमेंट की है वो किस तरीके से की है, एंड अलॉटमेंट वाज मेड इन द फॉलोइंग मैनर। जो बच्चे यूट्यूब से या फिर पेन ड्राइव से या फिर गूगल लिंक से पढ़ रहे हैं वो क्या करें, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इसमें क्या अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशन जो है वो पहली जो है 20,000 शेयर्स के लिए जो अलॉटमेंट हुआ है वो फुल हुआ है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स, अलॉटेड ओनली 20,000 शेयर्स, यहाँ प्रो राटा बनेगा। प्रो राटा मीन्स होता है पार्शियल अलॉटमेंट, मतलब आपने 30 का डिमांड किया, बट इसका मतलब इस कैटेगरी में जो भी एप्लीकेंट होगा उसके लिए रेशियो क्या होगा, 30,000 के अगेंस्ट 20,000, दिस इज 3:2। इस कैटेगरी में जो होगा, उसका 3:2। यहाँ 20-20 है, मतलब 20-20 चल रहा है, ये 20-20 मैच नहीं है, दिस इज 1:1 का है। और रिमेनिंग एप्लीकेशन बचा कितना, 20 के अगेंस्ट 20 हो गया, 30 के अगेंस्ट 20 हो गया, और रिमेनिंग एप्लीकेशन जो 6,000 है वो नील हो गया, उसको कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चे, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अगर मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं तो आप ये किस पे एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट पे। एंड इफ नो अलॉटमेंट देन मनी टू बी रिटर्न इन फुल। अगर आपने अलॉटमेंट नहीं की तो आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ नो अलॉटमेंट मीन मनी टू बी रिटर्न, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो इसमें हम सारी बातें होगी, फुल कैटेगरी होगी, पार्शियल भी होगी, बट बेसिक चीज ध्यान रखनी है, पार्शियल के केस में आपकी एक्सेस मनी आगे एडजस्ट होती है। ध्यान रखना, कई बच्चे सोचते हैं कि आगे एडजस्ट होने का मतलब अलॉटमेंट पे हो सकता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन हो तो फिर अगला एडजस्टमेंट किस पर होता है, अगला एडजस्टमेंट कॉल पर होता है। और समटाइम आप एप्लीकेशन पे इतना ज्यादा पैसा देते हो कि वो अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट हो सकता है, नेक्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हो सकता है, एंड देन उसके बाद फिर रिफंड की भी बातें कर सकते हैं। बट क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो ध्यान रखना, हम एक्सेस मनी हम किस पे एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट, एंड देन फिर उसके बाद हम किसकी बातें करते हैं, रिफंड की बातें करते हैं, ठीक है जी। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक टेबल बनानी सिखा रहा हूँ, मतलब ये टेबल आप कैलकुलेशन बनाओगे, एक डिटेल्स ही बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सेस मनी होती है वो एक्सेस मनी का हम एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। तो इसमें देखो कंपनी ने कितनी कैटेगरीज में अपने एप्लीकेशन को डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3।
जिसमें शेयर्स अप्लाइड कितना है, अगर मैं शेयर्स अप्लाइड की बात करूं, एंड नेक्स्ट शेयर्स अलॉटेड, जो शेयर्स अलॉटेड है ये वर्किंग नोट्स है। इसमें ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन जो ग्रुप 1 का है उसमें अप्लाइड शेयर कितना है 20, इसमें भी 20। सेकेंड ग्रुप जो है वो 30,000 शेयर के अगेंस्ट अलॉटमेंट कितना है 20, और यहाँ पर है 6,000 के अगेंस्ट रिजेक्शन, और टोटल कितना है 56। ये मैंने रिमेनिंग 6,000 कैसे निकाला, 56 में से ये 50 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 6,000 बचेगा, और ये टोटल अलॉटमेंट हो रहा है 40,000। अब इसमें देखूं मैं एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी है, एक्सेस एप्लीकेशन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर मेरे पास कितनी है 10,000 शेयर्स। तो यहाँ मैं अगर इसको ए इसको बी बोलूँ तो मेरी एक्सेस एप्लीकेशन कैसे निकलेगी, ए माइनस बी करके, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये मेरे पास यहाँ पर 6,000 है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। अब पार्शियल अलॉटमेंट के केस में क्या होता है, एक्सेस मनी का एडजस्ट होती है। तो ये जो 10,000 शेयर ने एक्स्ट्रा पैसा जो मुझे दिया है, 10,000 की एप्लीकेशन जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, ये पैसा मैं कहाँ एडजस्ट करूंगा, ये पैसा मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लूंगा। तो कैटेगरी 2 जो कि प्रो राटा पर चल रही थी, तो उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, जो एडजस्ट होगा किसके अगेंस्ट, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट के अगेंस्ट कितना एडजस्ट होगा, जो अलॉटमेंट पे जाएगा वो जाएगा 10,000 इंटू कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर, तो ₹2 के हिसाब से वो कितना हो जाएगा 20,000 रुपए मेरे अलॉटमेंट पे जाएंगे। ये कैटेगरी 2 के लिए। और कैटेगरी 3 की बात करूँ तो कैटेगरी 3 के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेस मनी रिफंड करनी है, मनी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड चली जाएगी, वो पैसा मैं वापस कर दूंगा। और वो कितना आएगा 6,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, ये तो मैंने एक टेबल बना दी है। आप ऐसे वर्किंग नोट्स बना सकते हैं, या फिर मैं आपको एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट करके देता हूँ, आप स्टेटमेंट बेसिस पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो स्टेटमेंट कैसी है, देखो, स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स of utilization of application में, या डिटेल्स जो बना के दिखा रही है। इसमें पहला कॉलम बनाते हैं कैटेगरी का, सेकंड कॉलम बनाते हैं शेयर सप्लाइड का, फिर हम बनाते हैं शेयर अलॉटेड का। तो फर्स्ट कॉलम बनेगा किसका, कैटेगरी, सेकंड कॉलम बनाएंगे शेयर्स अप्लाइड, अप्लाइड कितने हैं शेयर्स, थर्ड कॉलम बनाएंगे शेयर्स अलॉटेड का कि शेयर्स अलॉट कितने हो रहे हैं, और फिर इसके बाद फोर्थ कॉलम हम बनाते हैं। जो फोर्थ कॉलम बनेगा वो बनेगा एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब देना कितना था, और फिर उसके बाद आ जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और फिर इसका यूटिलाइजेशन दिखा देते हैं हम इससे। तो यहाँ पर आ जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, मतलब मैं लास्ट कॉलम की बात करूं तो यह आ जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या होती है, या तो ट्रांसफर होती है, किसमें, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट ट्रांसफर होती है, या फिर कॉल्स पे चली जाती है, ट्रांसफर टू कॉल्स, या फिर क्या हो जाती है, रिफंड हो जाती है। आप ये टेबल बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम आप काउंट कर लें, उस हिसाब से बनाएं। अब देखो, ये थोड़ा डिटेल्ड है, थोड़ा सा लेंदी है। कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 में क्या है बच्चे, 1 जो अलॉटमेंट हुई है वो 20 के अगेंस्ट हमने कितना अलॉटमेंट किया है, 20 का। कैटेगरी 2 में मैंने 30,000 के अगेंस्ट अलॉटमेंट कितना किया है, 20 का। और जो कैटेगरी 3 है उसमें मैंने कितना अलॉटमेंट किया, 6,000 के अगेंस्ट मैंने कोई अलॉटमेंट नहीं की।
अब आप देखो इस ग्रुप से जो ये कैटेगरी 1 है, जो ग्रुप 1 है, वो मुझे कितना एप्लीकेशन मनी पे कर रहा है? वो मुझे पे कर रहा है 20,000 इंटू 2, दिस इज 40,000। ठीक है बच्चे, और इस ग्रुप का मेरा एप्लीकेशन मनी बनता भी कितना है? 20,000 इंटू 2, तो इसका मतलब इनका 40,000 ही बनता है और 40,000 ही दिया इन्होंने, तो रिक्वायर्ड भी 40 है और दिया भी 40 है, तो इसका मतलब इनका कोई एक्सेस नहीं है, तो एक्सेस नहीं है तो यूटिलाइजेशन की बात भी नहीं होगी। ठीक है जी। अब इस ग्रुप ने मुझे कितना दिया? 30,000 इंटू 2, 60,000 से मुझे इनका एप्लीकेशन मनी मिला है, जबकि 20,000 इंटू 2 इनका कितना मेरे पास बनता है? 40, और इनका मेरे पास एक्सेस कितना है? एक्सेस है 20। इस ग्रुप का बन मिला कितना है मुझे? 6,000 इंटू 2, 12, और जबकि इनका बनता कितना है? इनका कुछ नहीं बनता, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो इनको कोई शेयर अलॉट ही नहीं हुआ, तो इनका सारा का सारा पैसा एक्सेस है। तो टोटल मैं करूं बच्चे इसका कॉलम का 56, इस कॉलम का टोटल कितना है? 40, और फिर इधर टोटल कितना आ रहा है मेरे पास? टोटल जो मेरे पास पैसा आएगा वो 112, 1,12,000, और यहाँ पर कितना आ गया टोटल? 80,000। तो एक्स्ट्रा कितना है? 32। बस ये ध्यान रखना, जो ये वाली कैटेगरी है जिनको आप रिजेक्शंस की बात करें, इनका तो पैसा रिफंड कॉलम में डाल दो, तो रिफंड बन जाएगा। ठीक है, एक रिफंड वाली कॉलम में डालेंगे, और जो प्रो राटा बेसिस पर है उनका पैसा हम कहाँ एडजस्ट कर देते हैं? वो सीक्वेंस, पहले यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर, और ये पूरा हो जाएगा तो फिर रिफंड, ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक्स्ट्रा कितना है? 20 है, ये अलॉटमेंट पे जाएगा, पहले अलॉटमेंट पूरी करते हैं। अगर मैं इनकी अलॉटमेंट चेक करूँ तो वो 20,000 इंटू 5 बनती है, विच इज 1 लाख, तो 1 लाख से तो कम ही है। अगर ये 1 लाख से ऊपर वाला अमाउंट होता अगर एक्सेस मनी, तो फिर या तो क्वेश्चन में अगर लिखा होगा तो कॉल, अगर कॉल का नहीं लिखा तो ये कॉलम नहीं बनाते, फिर ट्रांसफर टू अलॉटमेंट के बाद कौन सा कॉलम बना देते हैं? हम रिफंड का कॉलम बना देते हैं। ध्यान रखना, इसमें हम क्या करते हैं? एक्सेस मनी पहले लिख लेते हैं, फिर ये स्टेप बाय स्टेप यूटिलाइजेशन होगी। पहले अलॉटमेंट पे ट्रांसफर होगा, फिर कॉल पे ट्रांसफर होगा, एंड देन फिर उसके बाद किस में ले जाएंगे? फिर हम रिफंड के कॉलम में ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मनी कहाँ ले जाऊंगा? अलॉटमेंट पे ले जाऊंगा, मेरे पास कॉल के लिए कोई पैसा नहीं है। तो टोटल मनी अगर देखो 20,000 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 12,000। ध्यान से देखो, जो मैंने पीछे किया था बिल्कुल ऐसा ही है। आप चाहो तो अपने वर्किंग नोट्स कुछ इस तरीके से भी ड्राफ्ट कर सकते हो, या फिर एक टेबल बना के प्रॉपर फॉर्मेट बना के आप कर सकते हो। एग्जाम में आपके दोनों तरीके से वर्किंग नोट्स वैलिड होते हैं। ये थोड़ा शॉर्टकट होता है, समराइज होता है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो आई प्रेफर ये वाला मेथड अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा डिटेल प्रेजेंटेशन बन जाता है। एग्जाम में आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट बिल्कुल ठीक ठीक सा बनेगा। वहां हो सकता है कि कुछ ना कुछ गलती हो जाए, बट आप लोगों को जो मेथड सूटेबल हो आप उससे कर सकते, इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको वर्किंग नोट्स बना के दिखाया। सम स्टूडेंट प्रेफर दिस काइंड ऑफ मेथड, तो यहाँ पर मैंने इसलिए दोनों तरीके से बना के दिखाया, बट मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा है। इसमें पूरी प्रेजेंटेशन एक ही पेज पर आ जाएगी, आपको बार बार अलग अलग जगह पे कैलकुलेशन शो नहीं करनी होती। अब देखो जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे हम। आप इसमें मेरी जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, शेयर एप्लीकेशन में मुझे कितना पैसा मिलता है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में मेरे पास जो टोटल पैसा आया है वो कितना आया है? 1,12,000। ठीक है जी, फिर दूसरी एंट्री मेरी क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड टू बैंक अकाउंट। इसमें टोटल मेरे पास जो पैसा आया वो कितना है? 1,12,000। इस 1,12 में से मुझे शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालना है? शेयर कैपिटल में मेरा कितना पैसा जाएगा? शेयर कैपिटल में देखो, ध्यान से देखो, मेरा ड्यू कितना था? ड्यू तो मेरा 80,000 ही था ना, 80, और अलॉटमेंट में मैंने कितना ट्रांसफर किया? 20, और रिफंड कितना कर रहा हूँ मैं? रिफंड में कर रहा हूँ 1200। थर्ड एंट्री, जो थर्ड एंट्री में करूंगा वो कौन सी करूंगा? वो करूंगा अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मेरी कितने शेयर से ड्यू होगी? वो 40,000 से ड्यू होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं है, आप 12th में लिखते थे, यहाँ कोई जरूरत नहीं। टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर ध्यान रखना 40,000 इंटू 5, 40 इंटू 5 दिस इज 2 लाख। अब ये 2 लाख रुपए अलॉटमेंट पे जो आप दोगे उसमें से 40,000 इंटू 3 और ये 40,000 इंटू 2, ये तो कितना है? 120 शेयर कैपिटल के अगेंस्ट है,
और 80,000 किसके अगेंस्ट है, सिक्योरिटी प्रीमियम के। और नेक्स्ट फोर्थ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट टोटल आनी है 2 लाख, 2 लाख में से ऑलरेडी एडवांस कितनी आ चुकी है जो हमने एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर ली थी, वो 20,000 थी। बाकी कोई डिफॉल्ट है नहीं, कोई एरियर्स है नहीं, तो इसका मतलब मेरे सारे पैसे आ चुके हैं। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 180, 180। अब मैं बात करूँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, एक ही कॉल होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री कौन सी होगी, एंट्री नंबर 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डेबिट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। इसमें कोई प्रीमियम तो है नहीं, दिस इज 40,000 इंटू 5, अगेन 5 रुपीज है, रिमेनिंग 5 आएगा, दिस इज 2 लाख, 2 लाख रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मेरे किस में आ गए, फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट बच्चे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई भी कंफ्यूजन देख लो, कहीं भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। सपोज करो क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कैश बुक बनाने के लिए भी आता है, तो कैश बुक अगर बनाना होगा तो हमें सिर्फ बैंक कॉलम का बनाना होता है। तो एग्जाम में समटाइम एग्जामिनर आपको बोलता है कि जर्नल एंट्री करो एंड कैश बुक बनो, तो कैश बुक यहाँ लिख देंगे बैंक कॉलम ओनली, सिर्फ बैंक कॉलम वाली। जैसे आपने 2 कॉलम बनाते थे जिसमें कैश कॉलम, 3 कॉलम कौन सी होती थी जिसमें डिस्काउंट, कैश एंड बैंक का कॉलम बनाते थे। या सिर्फ आपको कौन सा कॉलम बनाना है, कैश एंड बैंक बनाना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कैश बुक में जो पहला अमाउंट आएगा, आप देखो बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक और एक बार बैंक क्रेडिट हो रहा है, फिर बैंक डेबिट हुआ, तो जो पैसे आने वाले हैं वो कौन कौन से, एक पैसा जो फर्स्ट एंट्री में जो फर्स्ट अमाउंट मिला था वो किसके अगेंस्ट मिला था, शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट। तो शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो मेरी कलेक्शन आई थी वो कितनी आई थी, 1,12,000। और फिर मैंने रिफंड किया था, रिफंड किया था वो भी शेयर एप्लीकेशन के नाम से रिफंड होगा, वो रिफंड कितने का था, वो 12,000 का था, वो मेरा क्रेडिट में चला जाएगा। फिर टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से मेरे पास पैसा आया था, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट कितना आया था मेरे पास 180, क्योंकि बैंक वाला सिर्फ बैंक में कितना आ रहा है ध्यान से देखो, बैंक में तो 180 कलेक्ट हुआ। नेक्स्ट है फिर उसके बाद टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा आ रहा है, इसमें मेरे पास 2 लाख रुपए आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो जो टोटल आ रहा है मेरे पास पैसा, टोटल कितना पैसा आया है ध्यान से देखो, एप्लीकेशन पे कितना आया है, एप्लीकेशन पे मेरे पास पैसा आया है कितना 112, और इसमें कितना आया बच्चे, इसमें मेरे पास आया। तो टोटल जो मेरे पास पैसा कलेक्ट हुआ है वो कितना कलेक्ट हुआ है, 40,000 शेयर्स के अगेंस्ट जो टोटल पैसा आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा है, बैलेंस शीट। अगर मैं कैश बुक में बैलेंस शीट बनाऊं इसका टोटल कितना बनेगा, इसका टोटल बनेगा 112 प्लस 1,80,000 प्लस 2 lakhs। ठीक है, और 492, और 492 में से माइनस करूं मैं 12,000, तो फाइनली मेरे पास बचता कितना है, बैलेंस सीडी जो बचेगा मेरे पास, क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, बैलेंस सीडी 4,80,000 रुपये बचेगा। टोटल आ जाएगा मेरे पास कितना, 4,92,000, 4,92,000। ठीक है, 4,92,000, तो ये 492 मेरे पास। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कैश बुक बनानी है तो कैश बुक का मतलब होता है कैश जर्नल, इट इज ऑल्सो कैश जर्नल। तो आप बैंक वाली कोई एंट्री रिकॉर्ड में नहीं दिखाएंगे जिन जिन एंट्रीज में बैंक है। सपोज करो इसमें से बैंक कैंसिल आउट कर देंगे तो बैंक वाली एंट्रीज आपको नहीं दिखानी, फिर आपको जर्नल बनाना है, आपको एक पेज पे जर्नल बनाना है, एक पे कैश बुक बनानी है। तो कैश बुक ऑल्सो आ कैश जर्नल, तो ध्यान रखना ये भी जर्नल एंट्रीज ही होती है। आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा क्योंकि ये भी जर्नल ही होता है, ये कैश जर्नल होता है। तो कैश जर्नल आपके पास ये बन चुका है, आपको बैंक वाली कोई एंट्री रिफ्लेक्ट मतलब दिखानी नहीं है, आपको बुक्स में शो नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर एग्जामिनर ने आपको कैश बुक बोली है बनाने के लिए तो फिर आपकी पहली एंट्री ये होगी जिसमें से बैंक वाला पोर्शन हटा के आप एंट्री करोगे, तो आपकी जो ये वाली एंट्री होगी कितने से होगी, वो 1 लाख से होगी। तो 1,80,000 और फिर 20, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 2 लाख से, और फिर उसके बाद ये टोटल होगी। बैंक वाला पोर्शन आपको नहीं लिखना, बैंक के अगेंस्ट सारी एंट्रीज आपने काम शो कर दी। तो एग्जाम में अगर कैश बुक आई
तो आप ध्यान रखना, आपको कैश बुक बनाना है, साथ साथ रिमेनिंग जिसमें बैंक नहीं आता वो बाकी एंट्रीज आपको जर्नल के थ्रू आपको रिफ्लेक्ट करनी होगी। तो हमारे 3 मेथड हो गए। मेथड नंबर 1, वन कौन सा है? 1 की बात करूं तो 1 मेरे पास था फुल रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस। यहाँ पर क्या करता है बच्चे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड हो जाती है, यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडजस्ट होती है, अगली वाली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट होती है। और अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है? मोस्ट प्रोबेबली अलॉटमेंट होती है, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखते हैं कि फुल है तो फिर कोई एक्सेस नहीं होगा, और अगर रिजेक्शन है तो फिर आपका पैसा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? आपका पैसा रिफंड के कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट हुआ है तो ध्यान रखना, अगर प्रो राटा बेसिस है तो आपके एक्स्ट्रा पैसा कहाँ चला जाएगा? वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन बच्चे, कोई भी डाउट किसी भी पार्ट में? देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, देखते हैं बुक में ही आपके क्वेश्चन है। हाँ जी, आपकी बुक में देखो बच्चे क्वेश्चन है जो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एग्जाम में, आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही है। पीयूष लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 करोड़। ठीक है, कंपनी की शेयर कैपिटल कितने की है? 2 करोड़ की। ठीक है, 2 करोड़ की शेयर कैपिटल है कंपनी की, और इन इक्विटी शेयर ऑफ इज 10 ईच, और एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। और ऑफ विच 15 लाख शेयर्स, 15 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 2017। मतलब 15 कंपनी के 15 लाख शेयर ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। अगर मैं वैसे देखूं, कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल अगर देखें तो वो कितने बने? दिस इज 2 करोड़ डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 20 लैक्स। तो 20 लैक्स में से 15 लैक्स ऑलरेडी इशूड है। ठीक है, कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1,30,000 शेयर ईच एट अ प्राइस ऑफ 12। मतलब कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है। एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव हुआ है वो 1 जुलाई 2017 को हुआ है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 10 जुलाई, तो इसमें डेट वाइज एंट्री करेंगे। एंड फर्दर 5 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट है 5 रुपए की, जिसमें प्रीमियम भी है। तो अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम होता है अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो। वैसे क्वेश्चन में जिस तरीके से लिखा हो एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन लेंगे, कॉल लिखा है तो कॉल लेंगे। इन द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस इज टू बी मेड एंड मनी रिसीव बाय 30 अप्रैल 2018। अब एप्लीकेशन जो मिला है वो देखो बहुत ज्यादा मिला है, 4,20,000 शेयर के लिए मिला है, जबकि हमने टोटल शेयर जो ऑफर किए थे वो कितने किए थे? 130 के अगेंस्ट जो मुझे एप्लीकेशन आई वो कितने की आई? वो आई 420 की आई। नाउ अब है कंपनी ने जो अलॉटमेंट किया है, एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स वो रिसीव्ड इन फुल, इनको पूरे पूरे दिए। सेकंड कैटेगरी में क्या है? 1 लाख शेयर्स रिसीव एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड। नो मनी वाज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट एंड सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू इन अलॉटमेंट। मतलब फर्स्ट कैटेगरी में 20 के अगेंस्ट 20 का अलॉटमेंट है। सेकंड कैटेगरी में क्या है? सेकंड कैटेगरी में जो आपको मिला है वो कितना मिला है? हाँ जी, सेकेंड कैटेगरी में क्या है? 1 लाख शेयर के अगेंस्ट हमने जो अलॉट किए हैं, मतलब उसमें जो इस ग्रुप में एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर, जो 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, उसमें हमने 1 लाख के अगेंस्ट जो अलॉटमेंट किया है, 1 फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाई। मतलब हर 2 शेयर के बदले जो एप्लीकेशन आ रही है, मतलब जो अलॉटमेंट हो रही है हर 2 शेयर अप्लाइड के अगेंस्ट, वो 1 की एप्लीकेशन हो रही है। मतलब 2:1 का रेशो चल रहा है। And no money was returned to these applicants and surplus on application being used to reduce the amount due allotment। और जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उस पैसे को यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं? हम अलॉटमेंट पे देने के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिसीव। जो एप्लीकेंट जो 3 लाख शेयर्स के लिए मिली है, उसमें जो अलॉटमेंट की है वो कितनी की है? वो हमने 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स की है। मतलब हर 5 शेयर पे हमने 1 शेयर की अलॉटमेंट किया। मतलब 5 अगर अप्लाई हुए हैं तो बदले में हमने कितने शेयर दिए? 1 ही शेयर दिया। तो 5:1 का रेशो। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में कंपनी को जो टोटल शेयर इशू किए थे कंपनी ने, टोटल शेयर अगर आप देखो तो टोटल शेयर क्वेश्चन में इशू कितने थे? क्वेश्चन नंबर 15, इसमें जो टोटल शेयर्स थे, इशूड शेयर, जो इशूड शेयर्स थे वो कितने थे? इशूड शेयर है हमारे पास टोटल, वो है 1,30,000। ठीक है, गलती मत करना कि 15 लाख शेयर है, 15 लाख शेयर तो ऑलरेडी इशूड है। अब जो सब्सक्राइब्ड है, मतलब जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, एप्लीकेशंस रिसीव, जो एप्लीकेशंस आई हैं वो कितने शेयर्स के लिए आई हैं? एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास 4,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूँ तो कंपनी ने इस 4,20,000 के लिए अलग अलग कैटेगरीज यूज करी है।
फर्स्ट कैटेगरी मैं इसमें वही टेबल बना के दिखा देता हूँ आपको, वो टेबल जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग पैसे को कैसे कैसे शो करेंगे, तो इसकी डिटेल बनाऊं तो मैं फर्स्ट कॉलम कौन सा बनाऊंगा, याद आ रहा है कुछ? ये फर्स्ट कॉलम हम बनाते हैं, पहले तो टेबल का नाम रखते हैं स्टेटमेंट या टेबल शोइंग डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मनी, मतलब एप्लीकेशन मनी की डिटेल शो कर रही है। फर्स्ट कॉलम बनाएंगे कैटेगरी का, सेकंड कॉलम बनाएंगे शेयर सप्लाइड, फिर शेयर अलॉटेड। तो पहला कॉलम बनाया था मैंने वो कैटेगरी के लिए बनाया था, सेकंड कॉलम मैंने कैसे बनाया था, शेयर सप्लाइड के लिए, फिर हम कॉलम कौन सा बना सकते हैं, शेयर अलॉटेड, फिर नेक्स्ट कॉलम कौन सा था, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, और फिर उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी, नेक्स्ट कॉलम है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मुझे मिली है। और फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, इसमें मुझे कॉल पे पैसा नहीं ले जाना, तो मैं कहाँ लिखूंगा, अलॉटमेंट पे, जो अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना है और फिर मुझे रिफंड करना है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो फर्स्ट कैटेगरी है मेरे पास क्वेश्चन में, कैटेगरी वन, कैटेगरी वन में क्या है बच्चों मेरे पास, कैटेगरी वन में मुझे 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट जो अलॉटमेंट करना है वो पूरा 20 का ही करना है। बट जो सेकंड कैटेगरी है उसमें मुझे अलॉटमेंट करना है कितना, 1 लाख शेयर्स, और यहाँ पर 2:1 का रेशियो है, तो इसका मतलब है 50,000 शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है। और जो कैटेगरी थर्ड हमने बनाई है, थर्ड कैटेगरी की बात करूं तो थर्ड कैटेगरी मेरे पास जो आ रहा है, थर्ड कैटेगरी 3 लाख शेयर्स की है, 3 लाख के अगेंस्ट जो अलॉटमेंट हुआ है वो 5:1 की रेशियो में हुआ है, तो इसको मैं 5:1 की रेशियो बनाऊं तो ये कितना बना, ये बना 60,000 शेयर्स बना, 60,000। अब एप्लीकेशन मनी 2 रुपए के रेट से देखूं तो यहाँ मुझे मिला कितना है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, 40,000, 40,000 रुपए मुझे रिक्वायर्ड भी कितना था, 40,000, 20,000 इंटू टू मिला है और 20,000 इंटू टू बनता है, मतलब 40 मुझे मिला है और 40 ही बनता है, तो एक्सेस तो कुछ है ही नहीं। इस कैटेगरी में मेरे को मिला कितना है, 2 लाख, जबकि मेरा ड्यू कितना था, 1 लाख, तो एक्सेस कितना है, एक्सेस है 1 लाख रुपए, जो कि अलॉटमेंट पे ही ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने बताया था एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे डालने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या अलॉटमेंट इतनी बनती है। आप ध्यान से देखो, क्या अलॉटमेंट का अमाउंट इतना ड्यू है, अगर आप देखो अलॉटमेंट मेरे पास क्वेश्चन में कितने की है, 2 रुपए की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 5 है, तो उसका मतलब 5 रुपए के अलॉटमेंट से आप देखो तो 2.5 लाख रुपए अलॉटमेंट बनते हैं, जबकि एक्सेस मनी कितना है, 1 लाख। तो एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट ड्यू से अगर ज्यादा होगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे जो अमाउंट मिला है वो कितना मिला, वो 6 लाख रुपए मिला, जबकि मेरा अमाउंट ड्यू बनता कितना है, 1,20,000, और मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है, 480। अब इस 480 को मैंने कैसे यूज करना है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 480 में से मेरा जो अलॉटमेंट ड्यू वो 5 रुपए के रेट से, वो तो कितना है, वो तो 60,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा बच्चे, 3 लाख रुपए। अभी भी एक्स्ट्रा मनी है तो मैं कहाँ डाल दूंगा इसे, मैं इसे रिफंड में डाल दूंगा। तो यहाँ मेरा टोटल जो बना, वो टोटल बना 420, 4,20,000। यहाँ पर मेरा कितना बना बच्चे, यहाँ बना 20, 50 और ये 130, जो 1,30,000 शेयर इशू किए थे। इस कॉलम का टोटल कितना बन रहा है मेरे पास, 6, टोटल 6 लाख, 2 लाख एंड 840। और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड अमाउंट आ रहा है दिस इज 2,60,000, और यहाँ पर अगर देखो तो कितना हो गया, 5,80,000, और ये टोटल कितना आ गया, 4 लाख, और ये आ गया 1,80,000। ठीक है, अब मैं जर्नल एंट्री बनाता हूँ। जर्नल एंट्री कैसे बनाऊंगा, जर्नल एंट्री को देखो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री कैसे बनाऊंगा मैं, जर्नल एंट्रीज में जो मेरी फर्स्ट जर्नल होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा बच्चे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है जैसे 8,40,000, टोटल 8,40,000 रुपए का मेरे पास एप्लीकेशन आ रहा है। फिर दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
share application account debit to share capital account, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन और साथ में टू शेयर कैपिटल एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। टोटल 8,40,000। इस 840 में से जो मेरा शेयर कैपिटल में अमाउंट जाना है वो कितना जाना है, शेयर कैपिटल में जाना है टोटल मेरा टोटल 260। 4 लाख मेरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा और 180 रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ मेरा कितना आ गया, 260, 180 और जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ वो कितना हुआ बच्चे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ मेरा 4 लाख रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ। ठीक है, ध्यान रखना अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करते हुए देखना कि ये ड्यू अमाउंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा पैसे क्या करने पड़ेंगे, या तो कॉल पे एडजस्ट करने पड़ते हैं और अदरवाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे रिफंड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू किस नाम से आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा बच्चे, टोटल है 1,30,000 शेयर्स है और मेरा अलॉटमेंट कितने का है, मेरे पास अलॉटमेंट कितना बन रहा है, मेरे पास जो अलॉटमेंट बन रहा है वो 5 रुपीज के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो 130, इसमें डेट्स डालनी होंगी, डेट मुझे दी हुई है क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले की डेट क्या आएगी, फर्स्ट जो मेरे पास है अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट डेट जो बन रही है वो 1 जुलाई बन रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद डेट वाइज क्वेश्चन आप कर दोगे, 130 इंटू 5 ये हो गया 6.5 लाख रुपए, और जिसमें से 130 इंटू 3 एंड 130 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 690, ओ सॉरी 390 एंड दिस इज 160। ठीक है जी, नहीं 260, सॉरी 260। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप देखो अलॉटमेंट जो मुझे आना था वो टोटल कितना आना था, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो अलॉटमेंट टोटल मेरे हाथ में आनी थी वो कितनी आनी थी, जो टोटल अलॉटमेंट मेरे पास आनी थी, टोटल अलॉटमेंट जो मेरे पास आनी थी 6.5, 6.5 में से ऑलरेडी कितनी आ चुकी है, 4 लाख आ चुकी है। तो मेरे पास जो बाकी आनी है वो कितनी आनी है, वो आनी है 2,50,000 रुपए आनी है, 2.5 लाख की अलॉटमेंट और आनी है। अब मुझे इस 2.5 लाख की अलॉटमेंट को रिसीव करके दिखाना है। नेक्स्ट है कॉल की, कॉल मेरे पास एक ही है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करूंगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना होगा, 130 इंटू 5, दिस इज ऑल्सो 6,50,000, 6.5 लाख। अब जो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, दिस इज 6,50,000, 6.5 लाख रुपए मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में रिसीव करके दिखाना। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन, बस एक बेसिक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए बोला है तो फिर आप ये बैंक वाली एंट्रीज नहीं करोगे, और आप बैंक वाली एंट्रीज के बदले में आप क्या करोगे, ये सारा अमाउंट आप ट्रांसफर करके दिखाओगे किसमें, आप कैश बुक में दिखाओगे, और जितनी एंट्रीज में बैंक नहीं आ रहा, मतलब बैंक हटाने के बाद अगर कोई एंट्री बच रही है तो आप उस एंट्री को पास करके दिखाएंगे, अदरवाइज आप इसको एज इट इज, मतलब बैंक वाली एंट्री सारी आपको कैश बुक में ट्रांसफर करके दिखानी ही पड़ेगी। ठीक है जी, कोई डाउट बच्चे, ठीक है जी, ठीक है। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा कंपनी की बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। तो बैलेंस शीट की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है जी, तो जो बैलेंस शीट है वो हम एज पर शेड्यूल 3 बनाते हैं, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, जो इंडियन कंपनीज एक्ट है वो 2013 के शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट
2013 के शेड्यूल 3 में आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट दिया हुआ है और साथ साथ आपको कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है और जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो फॉर्मेट फॉलो होता है वो कंपनीज एक्ट का ही फॉलो होता है। मतलब आपको एक एक चीज वैसे ही दिखानी होती है। देखो कंप्लीट बैलेंस शीट तो अभी आपको नहीं बनानी। कंप्लीट बैलेंस शीट और जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है ये जो फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर होगा वो आप इंटर में जाके पढ़ोगे। इंटर में फाइनल अकाउंट्स आपको बनाने के लिए आएंगे, वो भी किसके, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के। यहाँ सिर्फ हमने फाइनल अकाउंट्स के बारे में सिर्फ शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं वैसे सीखना है। वैसे 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंपनी की बैलेंस शीट बनानी सीखी होगी। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर बैलेंस शीट में काफी डिफरेंस है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जो बैलेंस शीट आप बनाते हो किस में, 12th में आप बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में आप क्या लिखते थे, ऑथराइज, फिर इशूड एंड देन सब्सक्राइब का खत्म करते थे। बट सबसे पहले तो बैलेंस शीट की बात करो तो बैलेंस शीट में आपके पास देखो मेरे पास फॉर्मेट है। बैलेंस शीट अगर आपको याद हो आप कैसे बनाते थे, सबसे पहले आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। ध्यान रखना बैलेंस शीट जो बनती है कंपनी कैसे बनती है, वर्टिकल फॉर्मेट में। इसमें सबसे पहला हेडिंग हमारा कौन सा आता है, जो लाइबिलिटी साइड गेट होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसमें चार जो मेजर हेड्स बनते हैं वो कौन कौन से, शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड हेड बनता है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और फिर उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी कौन सी थी, डिबेंचर, जिनकी पेमेंट मुझे एक साल से ज्यादा मतलब 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करनी है। और करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, विच आर पेबल विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ। अब एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। यहाँ पर नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट बहुत सारी आती है बट मेरे लिए रेलेवेंट पोर्शन है शेयर होल्डर्स फंड फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में मुझे बताना है कि शेयर कैपिटल कैसे डिस्क्लोज होती है इन द बैलेंस शीट, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये सब हम इंटर में बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेरा पोर्शन जो मुझे डिस्कस करना है, जो मेन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर पूछा जाता है, हाउ टू डिस्क्लोज शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अब आप देखो जब आप टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करोगे तो ऑथराइज कैपिटल सबसे पहली आती है, ये आप 12th में भी पढ़ते हो। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, मैक्सिमम शेयर कैपिटल बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट इशू शेयर। मतलब जिसके बाद, जिससे बियॉन्ड जाके कंपनी शेयर इशू, क्योंकि जब आप कंपनी रजिस्टर कराते हो तो आपको अपने एमओए में बताना पड़ता है कि आपकी मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी जितने के शेयर आप इशू कर सकते। तो मैक्सिमम शेयर कैपिटल इज कॉल्ड, और इसको ऑथराइज या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि आपकी फीस इस शेयर कैपिटल पर बेस्ड होती है। बट बाय स्पेशल रिजोल्यूशन आप इस कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर उसके बाद इशूड आती है। इशूड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल मींस पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल व्हिच इज इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सपोज करो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं वो 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर से रजिस्टर हुई है और एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का, कंपनी का 10 रुपए का। ठीक है। अब कंपनी रजिस्टर हुई है, जो कंपनी की रजिस्टर्ड जो हुई है वो टोटल शेयर कैपिटल कितनी रजिस्टर्ड हुई है, वो ये 1 लाख शेयर से रजिस्टर हुई है और 10 रुपए एक का। तो इसका मतलब कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए। बट कंपनी ने इसमें से कितने शेयर इशू किए, सिर्फ 20,000 शेयर इशू किए। तो कंपनी की जो इशूड कैपिटल हुई वो एट द रेट ऑफ ₹10 ईच के अकॉर्डिंग कितना आ गया, ये आ गया बच्चे 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब है कंपनी की जो ऑथराइज्ड है वो कितनी है, वो 10 लाख रुपए। ऑथराइज तो रजिस्टर्ड होती है, जैसे जैसे आप शेयर इशू करते जाएंगे वैसे वैसे इशूड और ऑथराइज के बीच का गैप कम होता जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर देखो तो अगर मैं इशूड कैपिटल की बात करूं तो इशूड कैपिटल कितनी बनी, वो 2 लाख रुपए बनी। नेक्स्ट होता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल मींस पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, मतलब पब्लिक ने खरीदी है। तो पब्लिक ने जितनी शेयर कैपिटल खरीदी है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम सब्सक्राइब बोलते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल जैसे सपोज करो इसमें से जो हमारे शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं वो 19,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, तो 19,000 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर मेरी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हुई, 1,90,000। नेक्स्ट होता है इसमें से कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया था। अब ये आप 12th में नहीं पढ़ कर आए थे, 12th में आप यहीं पर ही बाइफिकेट कर देते, सब्सक्राइब में दो चीजें लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। बट आपको यहाँ ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पर क्या करना है, सब्सक्राइब में एज इट इज लिख देना है, इसमें कोई फुली पेड अप नॉट फुली पेड अप वाली बात ही नहीं करनी। इसमें आपको पूरा 10 रुपए के रेट से लिखना है। नेक्स्ट है इसके लिए हमारे पास दो कैपिटल और आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप मींस पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड अपॉन बाय द कंपनी, जिसको कंपनी ने कॉल किया है। जितनी कैपिटल कंपनी कॉल करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट जो होता है वो कॉल्ड अप होता है। कितना मांगा, सब्सक्राइब तो हमने कितने शेयर्स का पब्लिक खरीदने में इंटरेस्ट रखती है, कितने खरीदना चाहती है। ठीक है। और कॉल्ड अप मींस कितने का कंपनी ने पैसा कॉल किया। सपोज करो कंपनी इन द फर्स्ट ईयर सिर्फ एप्लीकेशन कॉल किए और दो रुपए की एप्लीकेशन और 3 की अलॉटमेंट, एंड कंपनी कह रही है ₹5 विल बी कॉल्ड इन फ्यूचर, अभी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं कॉल्ड अप कैपिटल की बात करूं
तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा 19,000 इंटू 5, दिस इज 95,000, ये कॉल्ड अप कैपिटल है। फिर उसके बाद पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल मींस पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द पब्लिक, मतलब जो एक्चुअल में मिला है। और शुरुआत में मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि कॉलिन एरियर्स, जब कॉलिन एडवांस मैंने पढ़ाया था कि कॉलिन एरियर्स को हम कैसे करते हैं, कॉलिन एरियर्स को हम कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करते हैं, देन फिर मेरे पास क्या आ जाता है, आपकी पेड अप कैपिटल आती है। मैंने वहां भी डिस्कस किया था, कॉलिन एरियर्स को हम यहीं पर ही माइनस कर देते हैं टू अराइव द वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ध्यान रखना है, पेड अप निकालने के लिए मुझे क्या करना है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से माइनस कर देना है, जितना मेरा कॉलिन एरियर्स का अमाउंट है वो मुझे क्या करना है, मुझे माइनस कर देना है। ठीक है जी, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑथराइज्ड, फिर इशूड, नेक्स्ट क्या होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, नेक्स्ट कॉल्ड अप, और फिर उसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन बचे इसमें, कोई भी डाउट? पेड अप मतलब होता है कितना एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुआ है, और जितना अमाउंट एक्चुअल में रिसीव हुआ वही कैपिटल आपके लिए लाइबिलिटी बनेगी, इसलिए बैलेंस शीट में यही आता है। ये सारा चीजें हम कहाँ दिखाते हैं, सारे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, और फिर ये जो लास्ट अमाउंट आता है इसको उठा के हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल, वहां पर हम लिखते हैं। बट इसका जो नोट होता है, मतलब ये नोट जो बनेगा इसमें मुझे कंपनी की सारी कैपिटल्स का क्या देना पड़ता है, मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ता है, सारी चीजें बतानी होती है कि कंपनी की ऑथराइज कितनी है, उसमें से कंपनी कितना कैपिटल इशू कर चुकी है, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, कितने शेयर पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब किए। बट यहाँ पर 12th वाला काम नहीं करना, 12th में यही खत्म करते थे। आगे कॉल्ड अप एंड पेड अप को भी आपको डिस्क्लोज करना, और आपको पेड अप कैपिटल कैसे निकालनी है, आपको कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से क्या माइनस करना, आपको कॉल इन एरियर्स को माइनस करना, और कॉल इन एरियर्स माइनस करने के बाद तो लास्ट अमाउंट जो आएगा, लास्ट फिगर जो आएगी, वही आपके लिए क्या बनेगी, वही आपके लिए पेड अप कैपिटल बनेगी, जिसको आपको जाकर डिस्क्लोज करना है। और प्रीमियम का पैसा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आप लेते हैं, वो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आएगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू विच इज कॉल्ड अपॉन बाय द कंपनी, मतलब फेस वैल्यू से ऊपर वाला अमाउंट कभी भी शेयर कैपिटल में नहीं आता, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आ जाता है। ठीक है जी, नाउ अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चे इसमें, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है मुझे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a company had authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh share, 1 lakh equity share of rupees 10 each. It is decided to issue 60,000 shares for subscription and receive application for 70,000 shares. ठीक है, but application 70 के लिए आई है. It allotted 60,000 shares and rejected the remaining application. It has demanded or called upon 9 per share, मतलब 9 रुपए मांगे, पूरे 10 नहीं मांगे हैं. All the shareholders have duly paid the amount called except one shareholder. एक shareholder ने मुझे पैसे नहीं दिए, कितने, holding 5,000 shares, paid only 7 per share. Prepare balance sheet assuming that there are no other detail, मतलब कंपनी की और कोई डिटेल आपके पास नहीं है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं बात करूं इसकी बैलेंस शीट की बात करूं, तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा बच्चे, देखो बैलेंस शीट का अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं, तो फॉर्मेट में मुझे क्या क्या दिखाना है, कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है, वर्टिकल फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पर कंपनी ने, देखो सबसे पहले अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इसमें आ जाएगा बच्चे नोट नंबर एंड अमाउंट, इसमें आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इसमें सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, शेयर कैपिटल। ठीक है, और इसका मुझे नोट बनाना है, नोट नंबर 1, और मेरा नोट नंबर 1 बनेगा शेयर कैपिटल का, नोट नंबर 1, और शेयर कैपिटल का नोट बनेगा, इसमें प्रीमियम की बात नहीं है। सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, बात करें कंपनी की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल बन रही है वो कितनी बन रही है, ऑथराइज शेयर कैपिटल बन रही है कंपनी की 1 लाख शेयर है, और 1 लाख शेयर कितने का है, 10 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं लिखूं सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल में कंपनी के पास कितनी ऑथोराइज बन रही है, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, 1 लाख शेयर है और 10 रुपए का, तो 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, टोटल शेयर कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपकी क्या है, ऑथराइज के बाद सेकंड कौन सी होगी, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड कितनी है बच्चे, इशूड शेयर कैपिटल, इसमें है आपके 60,000
इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each। ये आ गया आपका 6 लाख। बट सब्सक्राइब कितनी है? सब्सक्राइब है आपकी, सब्सक्राइब जो शेयर कैपिटल है वो आपकी 70,000 शेयर है। बट सब्सक्राइब इज द पार्ट ऑफ इशूड, मतलब सब्सक्राइब कभी भी इशूड से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए आप हमेशा सब्सक्राइब लिखते हुए बात ध्यान रखना। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन भी है तो भी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आपको कितनी लिखनी है? जितनी आपकी इशूड है उससे ज्यादा नहीं लिखनी। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में कितना आएगा? सब्सक्राइब में आ जाएगा आपका 60,000 शेयर, मतलब 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each। तो ये आ जाएगा, ये भी आएगा 6 लाख रुपए। नेक्स्ट, इसके बाद सब्सक्राइब के बाद फोर्थ नंबर पे आएगा, सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे? कंपनी ने जितना कॉल किया है। तो कॉल्ड अप में कितने शेयर है बच्चे? ₹9 के अकॉर्डिंग कॉल्ड अप है, तो 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹9 each। तो 60,000 एट द रेट ऑफ ₹9 each के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 5,40,000। ये आपका कॉल्ड अप आ जाएगा। और कॉल्ड अप के बाद जो लास्ट कैपिटल आप दिखाओगे वो कौन सी दिखाओगे? पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, तो पेड अप शेयर कैपिटल किस रेट से आएगा? पेड अप शेयर कैपिटल आएगा आपका, दिस इज कॉल्ड अप। तो यहाँ पर कितने शेयर्स है? 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 each, 540। इसमें से आपको क्या माइनस कर देना है? लेस कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स कितना है? अगर कॉल्स इन एरियर्स की बात करूं तो कॉल्स इन एरियर्स मेरे पास इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5,000 शेयर्स हु हैज पेड ओनली 7%। देखो 5,000 शेयर है जिन्होंने सिर्फ कितना दिया है? मुझे ₹7 दिया, तो ₹2 इनका अनपेड है, ₹2 की मेरे पास कॉल इन एरियर्स हो जाएगी। तो 5,000 इंटू 2, दिस इज 10,000। तो ये आ जाएगा आपके पास 5,30,000। तो टोटल मेरे पास कितना बनेगा? 530 बनेगा। 530 में जाके, और इतना ही पैसा मेरे पास कैश एट बैंक में होगा, मतलब कैश एट बैंक के नाम से अगर मैं दिखाना चाहूँ, एग्जामिनर तो मुझे यही दिखाने के लिए बोलता है 530। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ बैलेंस शीट का, तो मैं एसेट्स में इसको कहाँ दिखा दूंगा? इसमें करंट एसेट के हेड में दिखा दूंगा करंट एसेट्स, और उसमें मैं सब हेड कौन सा बना दूंगा? कैश एंड कैश इक्वल, और मैं लिख दूंगा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर मेरे पास इतना ही पैसा मेरे पास रिसीविंग होगा। और मैं एक नोट नंबर 2 भी बना के दिखा देता हूँ, ये लाइबिलिटी का टोटल और ये एसेट्स का टोटल, ठीक है जी। और मैं नोट नंबर 2 यहाँ बना के दिखा देता हूँ। नोट नंबर 2 मेरा किसका बनेगा? नोट नंबर 2। और ये बनेगा नोट नंबर 2, ये बनेगा मेरे पास कैश एंड कैश इक्वल। और वो भी किस नाम से बनेगा? वो बनेगा कैश एट बैंक के नाम से बनेगा। तो कैश एट बैंक कितना है मेरे पास? जो कैश एट बैंक मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 5,30,000। ये मेरे पास कैश एट बैंक है, तो टोटल हो गया 5,30,000। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट बच्चे? तो हमारा बेसिक पार्ट हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चे फॉरफीचर की बात करेंगे, फॉरफीचर से शुरू करेंगे। अब आपके पास जो होमवर्क है, फॉरफीचर से पहले के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लगभग आप इसमें से देखें तो फॉरफीचर इज स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17, तो 16 तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 16 तक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम लोग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में फॉरफीचर के साथ शुरू करें, ठीक है जी।